प्यारे बच्चों, ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल और लोक सदन का आपस में क्या संबंध है, या ये कहें हम कि मंत्रिमंडल और संसद की क्या सर्वोच्चता है। मंत्रिमंडल प्रभावी है या संसद प्रभावी है, संसद की सर्वोच्चता के क्या कारण हैं और मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता के क्या कारण हैं। सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से हम दोनों तथ्यों का अध्ययन करेंगे कि ब्रिटिश संविधान में मंत्रिमंडल और संसद व मंत्रिमंडल की सर्वोच्चता का क्या कारण है और मंत्रिमंडल की क्या स्थिति है, व्यवहार में कैसे है और सिद्धांत में कैसे है। ये जानकारी हम एक एक बिंदु के आधार पे करेंगे। मंत्रिमंडल, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के संबंध में कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती, बाकी सभी कार्य कर सकती है। अर्थात संसद की सर्वोच्चता, संसद की शक्ति असीमित है। इसका क्या कारण है? संसद की सर्वोच्चता का, संसद की सर्वोच्चता या संसद की असीमित शक्ति का ऐसा क्या कारण है? देखिए, संसद के साथ साथ ब्रिटिश जो व्यवस्था है उसमें शासन की व्यवस्था एकात्मक है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। अर्थात एकात्मक शासन व्यवस्था का अर्थ ये हुआ कि प्रत्येक सभी विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास है। यदि संघात्मक शासन होता तो संघात्मक शासन में केंद्र और राज्यों के मध्य सूचियों के माध्यम से शक्तियों का विभाजन या शक्तियों का आपस में बंटवारा होता है। लेकिन ब्रिटिश व्यवस्था में शासन व्यवस्था है वो एकात्मक है। एकात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण शासन की समस्त शक्तियां संसद में निहित हैं। उनके द्वारा बनाए गए नीति नियम ये कानून हैं, उनकी पालना सुनिश्चित हो जाती है। अन्य कोई शक्ति नहीं है जो कानून निर्माण का कार्य करे। एक कारण। दूसरा ये है, एकात्मकता के साथ साथ न्यायिक पुनर्विलोकन की जो पावर है, जो अन्य संघीय शासन व्यवस्था में मिलती है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि कार्यपालिका के कार्यों या विधायिका के कार्यों को आपस में यदि कहीं त्रुटि रह जाती है या उनमें से कोई कमी रह जाती है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के द्वारा उनमें संशोधन किया जाता है या उनको नल एंड वॉइड किया जाता है कि अमुक कानून है ये किसी काम का नहीं है, या इस कानून में ये कमी है, इसको दूर किया जाए। अर्थात कानून निर्माण की शक्ति के अंतर्गत, व्यवस्थापन की शक्ति के अंतर्गत न्यायपालिका के द्वारा जब संशोधन किया जाता है तो अंतिम शक्ति संसद में ही नहीं रह जाती है। लेकिन यहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अर्थात कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, इनके माध्यम से किए गए स्वयं न्यायपालिका के कार्यों को भी संशोधित न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया के द्वारा किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में ब्रिटिश शासन व्यवस्था में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यवस्थापन की जो शक्ति है, कानून निर्माण की जो शक्ति है, वो सुप्रीम रूप से संसद में निहित है। तो व्यवस्थापन के क्षेत्र में हम कहें कि वैधानिक दृष्टि से क्या है? संसद सर्वोच्च है, इसकी कानून निर्माण की शक्ति है वो असीमित है। साथ ही संसद में लोक सदन जो है 1911 और 1949 के जो नियम हैं उनके द्वारा लोक सदन की जो शक्ति है उसको बढ़ाया गया है और राज्यसभा की शक्तियों को कम किया गया है। तो ये संसद की वैधानिक दृष्टि से सर्वोच्चता का एक कारण है कि इसमें एकात्मक शासन व्यवस्था है, साथ ही न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव है। ऐसी स्थिति में कानून निर्माण या व्यवस्थापन में संसद की स्थिति है सर्वोच्च है। दूसरा जब बिंदु आता है इसमें व्यवस्थापन के साथ ही कार्यपालिका के रूप में, कि कार्यपालिका के रूप में संसद की क्या शक्तियां हैं, कार्यपालिक रूप में संसद क्या कर सकते हैं। कार्यपालिका के रूप में कि संसद है उसमें क्या होता है? देखिए, मंत्रिमंडल को नियंत्रित करने के लिए संसद के पास जो शक्तियां हैं उनका यदि हम अध्ययन करें तो प्रश्न पूछना है। अर्थात किसी विषय से संबंधित मंत्री से यदि संसद के अंतर्गत क्वेश्चन और किया जाता है, उससे संबंधित नियमों के बारे में जानकारी ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्रश्न पूछकर
आम जनमत का ध्यान उस तरफ आकर्षित किया जाता है, तथा यदि कोई कमी रहती है तो उस पर वाद विवाद किया जाता है, उस पर बहस की जाती है, और उस बिंदु पे होने वाली बहस तार्किक रूप से और साथ ही ये कहें हम विषय के ऊपर गंभीरता से उस पर वाद विवाद किया जाता है कि अमुक नियम बनाना सही है, जनमत के पक्ष में है या नहीं है, उस पर काफ़ी बहस होती है और उससे जनमत को उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो कार्यपालिका के रूप में एक संसद है, वो मंत्रिमंडल से प्रश्न पूछने का काम कर सकती है, वाद विवाद हो सकता है। मान लो वाद विवाद के अर्थ में या किसी भी चीज़ को समर्थन नहीं मिलता है तो निंदात्मक प्रस्ताव किया जा सकता है, निंदा प्रस्ताव पास किया जाता है। निंदा प्रस्ताव के अलावा एक कटौती प्रस्ताव पास किया जा सकता है। कटौती का अर्थ है वित्तीय रूप से उसमें कटौती करना तथा अमुक कार्य इतने रुपए में खर्च, इतने धन के द्वारा पूरा किया जाए या कम के द्वारा किया जाए, या वेतन में या मंत्री के या किसी व्यक्ति के वेतन में कटौती करना है तो ऐसी संबंधित कार्य है वो संसद में किया जा सकता है। या ऐसा लगे कि मंत्रिमंडल है वो किसी काम में या नीति नियम कानून का निर्माण गलत तरीके से कर रहा है या उन्हें लोक सदन के अंतर्गत बहुमत प्राप्त नहीं है तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। और उस अविश्वास प्रस्ताव को यदि पारित हो जाता है या कटौती प्रस्ताव को पारित हो जाता है या कार्य स्थगन का रूप भी लिया जा सकता है, तो निंदा प्रस्ताव हुआ, अविश्वास प्रस्ताव हुआ, ये पास होने का अर्थ होता है कि सरकार ने बहुमत खत्म हो गया, सरकार के पास बहुमत नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार है स्थायी रूप से कार्य नहीं कर सकती है। तो संसद है ये कार्यपालिका के रूप में सभी विषयों पे कानून निर्माण के समय अपने किए गए प्रश्नों के माध्यम से, किए गए वाद विवाद के माध्यम से स्थगन जो प्रस्ताव लिए जाते हैं, चाहे वो कटौती प्रस्ताव हो, स्थगन प्रस्ताव हो, निंदा प्रस्ताव हो या अविश्वास प्रस्ताव हो, इनके माध्यम से संसद है वो नियंत्रित रखती है। वित्तीय रूप से हम बात करें, यदि संसद की हम वित्तीय स्थिति के बारे में बात करें तो जो ब्रिटेन में है, ब्रिटिश व्यवस्था में है, इसमें सीधा सा कहा जाता है कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अर्थात वित्त के रूप में एक संसद है उसको टैक्सेस के रूप में लगा के उन पे कर के रूप में, प्रतिनिधित्व के रूप में, और वो प्रतिनिधि जो आते हैं वो एक कर के रूप में जनता से एकत्रीकरण करते हैं। तो संसद है वो एक सैद्धांतिक दृष्टि से सर्वोच्च है। सैद्धांतिक दृष्टि से सभी अर्थों में संसद की शक्ति है वो सर्वोच्चता को प्राप्त करती है, चाहे वो वैधानिक रूप हो, चाहे कार्यपालिका का रूप हो, चाहे वित्तीय रूप हो। लेकिन क्या संसद व्यवहार में सर्वोच्च है? नहीं। देखिए, संसद की यदि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दृष्टि से हम अंतर देखें तो मंत्रिमंडल जो है वो व्यवहारिक रूप से चाहे कार्यपालिका की स्थिति, चाहे व्यवस्थापन की हो या वित्तीय हो, कानून निर्माण के संबंध में हम कहें तो कार्यपालिका के द्वारा दिए गए गाइडलाइन या मंत्रिमंडल मंत्री अपने विभाग के नियम कानून जो निर्माण करते हैं वो रूपरेखा के अनुसार ही संसद में उस पर बहस होती है। अर्थात जिस भी दल को बहुमत हो उसी की सरकार बनती है। ऐसी स्थिति में उसी दल के व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए कानून निर्माण में सहमति होती है तथा कुछ त्रुटि होती है तो उसमें वाद विवाद के माध्यम से संशोधन करवा दिया जाता है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से मंत्रिमंडल के द्वारा निर्मित किए गए कानून या मंत्री के द्वारा अपने विभाग से संबंधित बनाए गए कानून वो संसद में रखे जाते हैं। वो अक्सरशः वाद विवाद या प्रश्नों के माध्यम से बहस होने के बाद सरकार के पास बहुमत होता है, ऐसी स्थिति में वो पास हो जाते हैं, वो कानून बन जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सैद्धांतिक रूप से तो संसद है उसके द्वारा पारित कानून है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से उस कानून की रूपरेखा, उस कानून का खाका, उस कानून को निर्माण करने का जो बेसिक ढांचा जो तैयार किया गया है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है, मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। तो वैधानिक दृष्टि से ये क्या कहेंगे, मंत्रिमंडल है वो हावी है। और कार्यपालिका की दृष्टि से तो अपने विषय से संबंधित नौकरशाह उन्हें मिलते हैं, नौकरशाहों के माध्यम से अपनी शक्तियों को ज़्यादा अच्छे तरीके से, कानून निर्माण की शक्तियों को अच्छे तरीके से पालन करवा देते हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का अविश्वास प्रस्ताव,
कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव या अन्य कोई भी सरकार के विपरीत होता है तो ऐसी स्थिति में सरकार गिरने की संभावनाएं रहती हैं। ऐसी स्थिति में व्यवहारिक दृष्टि से मंत्रिमंडल के द्वारा पारित किए गए रखे गए विधेयकों या कानून निर्माण से संबंधित प्रक्रिया में सरकार का बहुमत होने के कारण कार्यपालिका की दृष्टि से भी उस पे मंत्रिमंडल में मजबूत स्थिति प्राप्त होती है। वित्तीय दृष्टि से टैक्सेस लगाना गवर्नमेंट का काम है, किस कर के माध्यम से सरकार को रेवेन्यू जनरेट करना है, किस करों को कम करके जनता का कल्याण का कार्य करना है, ये सभी का सभी कार्य एक व्यवहारिक दृष्टि से मंत्रिमंडल को शक्तिशाली साबित करता है। और मंत्रिमंडल को शक्तिशाली साबित करने का अर्थ है कि लोक सदन, निम्न सदन जो होता है उसमें अमुक राजनीतिक दल का बहुमत प्राप्त होता है और उस प्राप्त बहुमत दल की सरकार के द्वारा बनाए गए या निर्मित कानूनों को व्यवहारिक दृष्टि से अमली जामा पहनाने का काम सरकार का होता है। वो उस पर किसी भी तरह का अविश्वास या कटौती प्रस्ताव आंशिक रूप से उस स्तर तक ही पास किए जा सकते हैं जहां तक सरकार गिरना या अविश्वास नहीं पारित हो। तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि व्यवहारिक दृष्टि से ब्रिटिश व्यवस्था में मंत्रिमंडल है वो सर्वोच्च है। सैद्धांतिक दृष्टि से संसद की सर्वोच्चता है, क्यों कि यह संसदों की जननी है और कानून निर्माण में एकात्मक व्यवस्था होने के कारण, साथ ही न्यायिक पुनर्विलोकन का अभाव होने के कारण हम कहेंगे कि कानून के संबंध में सैद्धांतिक रूप से संसद दुनिया की सबसे शक्तिशाली संस्था है जो कानून का निर्माण करती है। थैंक यू।